नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ मथुरा से, जहां नाबालिग किशोरी की रेप के बाद हत्या। परिजनों ने लगाया है रेप के बाद हत्या का आरोप। गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। खेत में पड़ा मिला है नाबालिग किशोरी का शव। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। मथुरा के थाना महावन इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। 2 युवक रहे हैं, 2 हैवान रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से किशोरी की मौत हो गई है। देखिए, खेत में पड़ा मिला है नाबालिग किशोरी का शव। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। मथुरा के थाना महावन इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है और इस संबंध में भी पुलिस अब जांच करेगी। गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और उसके बाद 2 युवक फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस करेगी। और ये आरोपी युवक कौन है, इसका भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल खेत में पड़ा मिला नाबालिग किशोरी का शव, जहां घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। ये जो पूरा मामला है मथुरा के थाना महावन इलाके का बताया जा रहा है। तो मथुरा से ये पूरी खबर है, जहां नाबालिग किशोरी के रेप के बाद हत्या की गई है। शाम में सूचना मिली कि खेत में युवती की जो नाबालिग है उसकी डेड बॉडी मिली है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम आई है। शव को यहाँ से मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। 2 आरोपी को भी लोगों ने मौके पर पकड़ा है। आगे की कार्रवाई जो है अभियोग पंजीकरण तथा अन्य कार्रवाई की जा रही है। शाम में चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता महेश मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी? देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है, परिजन इसमें रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं और इस संबंध में भी पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट? देखिए, हम आपको बता दें, ये महावन थाने की घटना है। एक बालिका जो कि नाबालिग बालिका थी, वो शौच के लिए गई थी, लेकिन वहां पर 2 युवकों ने इसको वहां पर परिजनों का आरोप है कि 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया है और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। वहीं पर मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कितनी कड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि ये ऐसे दरिंदे हैं। इससे पूर्व में मथुरा एक घटना घटी थी जिसमें कि 8 वर्षीय बालिका के साथ रेप की घटना को एक युवक ने अंजाम दिया था। उसको गिरफ्तार किया था, पुलिस ने जेल भी भेजा है। लेकिन ऐसी घटनाएं मथुरा में अक्सर देखने को मिलती। कल ही मथुरा के एक नए कप्तान, जो कि कल ही उन्होंने चार्ज दिया था, चार्ज लेने के मुश्किल से 2-4 घंटे बाद ही ऐसी बड़ी घटना हुई। अब देखने वाली बात होगी कि मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे क्या कार्रवाई करते हैं और ऐसी क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि संदेश जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम ऐसे अपराधी ना दे सकें। बिल्कुल महेश, देखिए 2 युवक बताए जा रहे हैं। परिजनों का किसी पर शक? मैं बताना चाहूंगा कि जो परिजनों का आरोप है कि 2 युवकों ने उसकी बालिका के साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसका गला दबाया है। वहीं पर ग्रामीण लोगों ने उन दोनों युवकों को पकड़ लिया, जो कि पुलिस के हवाले कर दिया। उन्हीं दोनों युवकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पहले रेप किया, रेप करने के बाद में बालिका की हत्या की। दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। गुजरात चुनाव का दूसरे चरण की अब बारी है। आज खत्म होगा चुनाव का प्रचार, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। अब 5 दिसंबर को गुजरात में दूसरे चरण का मतदान होगा, जहां 93 सीटों पर मतदान होगा। 89 सीटों पर मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर 182 सीटें हैं विधानसभा की और ऐसे में ये महत्वपूर्ण चुनाव गुजरात का। और अब दूसरे चरण की बारी है, जहां 93 सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए प्रचार प्रसार की जो कोशिशें हैं उसमें सभी पार्टियां जुटी रही। और आज क्योंकि आखिरी दिन है, आखिरी दिन किस तरीके से दम भरती हैं सभी पार्टियां, ये देखना होगा। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे आज आखिरी दिन भी। और क्या संदेश देते हैं, किस तरीके से वो अपील करते हैं जनता से, गुजरात वासियों से, ये देखना होगा।
तो वहीं त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला है। गुजरात का कांग्रेस मैदान में है, आम आदमी पार्टी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और ऐसे में तीनों ही पार्टियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जीत उन्हीं की होगी। लेकिन फिलहाल जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है ये देखना होगा और 8 तारीख को 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो सब के जो दावे हैं वो सामने आ जाएंगे कि आखिर किसके दावे जो हैं सही साबित हुए हैं। तीन सीटों पर उपचुनाव, आज प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। तो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के साथ ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। मतदान होंगे 5 दिसंबर को और उसके बाद नतीजों का इंतजार रहेगा। आपको बता दें, 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार और उपचुनाव हो रहा है और इसके लिए सभी पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की है, एड़ी चोटी का जोर लगाया है और आज आखिरी दिन है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए किस तरीके से आज आखिरी दिन है। देखा हम लोग ने कि 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के लिए क्या कोशिशें पार्टियों की तरफ से रही हैं। 2 सीट की अगर मैं बात करूं, मैनपुरी और रामपुर की, तो समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा करेक्शन और वहां पर दबदबा है, लेकिन बीजेपी इस गढ़ शब्द को हटाना चाहती है और इसी के लिए चैलेंज समझ रही है वो। आज आखिरी दिन क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें, शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के तीनों जगहों पर जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर वोटिंग होगी। खासतौर पर अगर हम मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसको भेदने का काम किया जाए। वहीं अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में हमेशा से माना जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान, उनका गढ़ माना गया है। उस गढ़ को भी भेदने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर हम खतौली की बात करें तो तीनों जगहों पर अगर हम देखें, 2 विधानसभा की सीटें हैं, वहीं 1 लोकसभा की सीट है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि कैसे इन तीनों सीटों को जीता जाए। खासतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मैनपुरी की बात हो, रामपुर की बात हो या खतौली की बात हो, अपने संबोधन में ये कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर उस गढ़ को भेदने का काम करेगी जो कहीं ना कहीं जिस पर लंबे अरसे से चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का कब्जा रहा हो या समाजवादी की परंपरागत सीट मानी जाती रही हो। ऐसे में मैनपुरी और रामपुर की जो 2 सीटें हैं, एक लोकसभा की सीट है, एक विधानसभा की सीट है, उन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किया है और लगातार दावा किया जा रहा है कि दोनों ही सीटों को वो जीतेंगे। अब देखना होगा जब चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो जनता किसके पक्ष में वोट करती है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी पिछले 1 महीने से मैनपुरी में जमे हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था मैनपुरी में। उसके अलावा अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में तमाम सम्मेलन किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, उसके अलावा तमाम स्थानीय नेता, साथ ही साथ पार्षद, विधायक, वो लगातार वहां पर मौजूद रहे हैं। जहां पर जो रामपुर की अगर हम बात करें तो जो आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है, उन तमाम जगहों पर दिग्गजों ने प्रचार प्रसार किया। अब देखना होगा कि रामपुर और मैनपुरी का जो उपचुनाव है वो कितना ज्यादा दिलचस्प होता है, जनता किसके पक्ष में वोट करती है। अखिलेश यादव का दावा है कि वो नेताजी की सीट थी, अब नेताजी नहीं रहे हैं, जिसके बाद शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार करते आए हैं और अपने संबोधन में यहां तक कहा है कि नेताजी नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव में छोटे नेताजी को देखा जाए। तो तमाम चीजों को लेकर जो है इस बार जो है मैनपुरी का जो चुनाव है काफी दिलचस्प हुआ है और आज शाम को जब प्रचार प्रसार थम जाएगा तो उसके बाद जब चुनाव का दिन आएगा तो जनता किसके पक्ष में वोट करती है और जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में है। क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सुल्तानपुर और अमेठी में उलटफेर किया था कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, क्या वैसा ही उलटफेर मैनपुरी और रामपुर में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों के लिए देखिए साख का सवाल ये पूरा बना हुआ है, किस तरीके से पार्टियां विजयी रहती हैं और किस पार्टी के को जनता समर्थन देती है, ये देखना होगा। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
बढ़ते हैं आगे, जहां महत्वपूर्ण खबर नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा होगी। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा इसकी घोषणा करेंगे। आरक्षण को लेकर नगर विकास मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहां नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। आरक्षण को लेकर खासतौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। दोपहर 3 बजे का वक्त भी मुकर्रर किया गया है। लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश, क्या जानकारी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से घोषणा में महत्वपूर्ण बातें रहेगी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो कल ही जो है नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची जो है वो जारी की गई थी। हर जनपदवार ये सूचियां जारी हुई थी, जिसके बाद आज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं उनके आरक्षण को लेकर वो घोषणा करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो सूची जारी हुई है उस पर भी वो चर्चा करेंगे। और ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जब नगर निकाय चुनाव होंगे तो किस तरीके से वो चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से किया जाएगा। उन तमाम चीज़ों को लेकर ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता 3 बजे उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कराए जाएंगे। और खास तौर पर नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव कैसे होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो जनता है वो जानना चाहती थी सरकार से कि किस तरीके से पूरे व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा, कैसे चुनाव कराया जाएगा। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है 3 बजे महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की जाएगी। बिल्कुल, तो नजर बना के रखिएगा नीलेश, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आरक्षण को लेकर नगर विकास मंत्री की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी क्योंकि आरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जहां पर नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पदों के लिए खासतौर से घोषणा रहेगी और नगर विकास मंत्री खुद इसकी घोषणा करेंगे, अरविंद कुमार शर्मा। मुजफ्फरनगर के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जहां कई गांव में करेंगे जनसंपर्क। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर गांव में वोट मांगेंगे भूपेंद्र चौधरी। खतौली में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 5 दिसंबर को खतौली में मतदान होना है और इसके लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास दौरा है मुजफ्फरनगर का। आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और गांव में जाकर वोट की अपील करेंगे लोगों से कि बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाए। तो देखिए, खतौली सीट पर पहले बीजेपी का ही कब्जा है और ऐसे में बीजेपी यहां पर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहती है और इसके लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी बराबर नजर रख रहे हैं खतौली सीट पर भी। उपचुनाव क्योंकि होना है और इसी सिलसिले में देखिए आज उनका दौरा भी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। आज 5 दिसंबर को क्योंकि मतदान होना है, उससे पहले आज यानी कि 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। उससे पहले बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी के उनके दौरे के दौरान, जहां वो प्रचार करेंगे और ये अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिए जाएं। इसी कोशिश में भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। तो देखिए, खतौली सीट पर विपक्षी पार्टी में एसपी और आरएलडी का गठबंधन है और इसी के साथ बीजेपी अकेले मैदान में खड़ी हुई है और इसके लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी का ये महत्वपूर्ण दौरा है। आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार के। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, क्या जानकारी? देखिए, भूपेंद्र चौधरी आज पहुंच रहे हैं, क्या कार्यक्रम उनके आज आखिरी दिन प्रचार के? जी बिल्कुल, आज खतौली विधानसभा जो चुनाव है उसमें प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तो आज दोनों पार्टियों के दिग्गज जो हैं पूरी जान लड़ा देंगे। आज पूरे जोर जो चुनाव प्रचार प्रसार है पूरे जोरों पर रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी स्वयं खतौली विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। जाट बाहुल्य कई गांवों में जाएंगे और डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इनके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी आज मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र में कई गांव में जाएंगे और जनसंपर्क करेंगे। इसके अलावा गुज्जर बाहुल्य जो गांव है वहां पर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मंत्री हैं, उन्होंने अपनी कमान संभाली हुई है। अभिषेक चौधरी गुज्जर उनके साथ लगे हुए हैं। कई गुज्जरों की जो नेता हैं उनकी एक बड़ी
तादाद यहाँ पर रहेगी। और आज चुनाव प्रचार प्रसार में पूरा जो है आखिरी दिन है, उसको लेकर पूरा जोरों के साथ चुनाव प्रचार प्रसार रहेगा। जी बिल्कुल। क्या सचिन कोई जनसभा भी आयोजित की गई है इस दौरान? देखिए, छोटी छोटी सभाएं हैं। तो जैसे भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर रहेंगे तो जाट बाहुल्य कई गांव जैसे भैंसी, लावलपुर, इस तरह के कई गांवों में छोटी छोटी सभाएं रहेंगी और लोगों के साथ जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, आज भी पूरी तरीके से धुआंधार प्रचार होगा शाम 5 बजने से पहले। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। आज रामपुर में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए प्रचार करेंगे। आजम खां के बुलावे पर रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव। तो देखिए, आजम खां के बुलावे पर रामपुर जा रहे हैं अखिलेश यादव। आज प्रचार प्रसार करेंगे। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए उनका ये प्रचार होगा। और क्योंकि 5 तारीख को मतदान होने हैं और ऐसे में आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन अखिलेश यादव पहुंचेंगे और प्रचार करेंगे रामपुर में भी। और रामपुर में किस तरीके से वो क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब जब विधानसभा उपचुनाव की बारी है तो अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा उपचुनाव में नाराजगी देखने को मिली लोगों के अंदर, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। और अब क्योंकि उपचुनाव विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हो रहा है, तब आजम खां के बुलावे पर रामपुर जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो कैसे प्रचार करते हैं ये देखना होगा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज पहुंचेंगे रामपुर। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए करेंगे जनसभा। किले के मैदान में है जयंत की चुनावी जनसभा, जहां जनसभा से सपा नेता आजम खां भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, खास जनसभा और इसमें सपा नेता आजम खां मौजूद रहेंगे, जिनका अच्छा खासा दबदबा रामपुर में है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए ये जनसभा आयोजित की जा रही है, जहां किले के मैदान में जयंत की चुनावी जनसभा होगी। जनसभा से सपा नेता आजम खां भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जनसभा की जा रही है, वोट की अपील की जाएगी। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से किले के मैदान में है जयंत की जनसभा से सपा नेता आजम खां मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के बीच ये प्रचार किया जाएगा। आज शाम 5 बजे से पहले ये प्रचार होगा। प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम आराधना महोत्सव में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, आराधना महोत्सव में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका खास कार्यक्रम सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग उन्हें बैठक भी करनी है। इस सिलसिले में भी उनका ये महत्वपूर्ण दौरा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम की भूमिका में है। सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये पूरा उनका कार्यक्रम भी आपको बता दिया है कितने बजे वो पहुंचेंगे। आराधना महोत्सव में खास तौर से शामिल होने के लिए उनका ये दौरा है। और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी मोनू ठाकुर गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस ने जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया है। थाना कमालगंज क्षेत्र के कुटिया तिराहे पर हुई है ये मुठभेड़। तो 25,000 का इनामी मोनू ठाकुर गिरफ्तार, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी इस बदमाश की। फिलहाल जिला अस्पताल लोहिया में घायल को जो आरोपी है, जो बदमाश है, उसको भर्ती कराया गया है। थाना कमालगंज क्षेत्र के कुटिया तिराहे पर यह मुठभेड़ हुई है। तो फर्रुखाबाद से ये खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और 25,000 का इनामी था मोनू।
जो कि गिरफ्तार हुआ है। जौनपुर से अब खबर, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे इंस्पेक्टर मणियाहू। बदमाश के कब्जे से कार और तमंचा बरामद किया गया है। मणियाहू पुलिस और बरसठी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिस दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि दोनों ही बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। और मुठभेड़ के दौरान ये सफलता आपको बता दें हाथ लगी है, जहां बदमाश के पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। तो मणियाहू पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है, जहां बरसठी पुलिस भी साथ रही। तो जौनपुर से ये पूरी खबर मुठभेड़ की, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी, मुठभेड़ हुई और पुलिस को सफलता भी मिली? ये आपको बता दें कि मणियाहू पुलिस और बरसठी पुलिस की संयुक्त टीम ने कल देर रात 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों की पुलिस की लगी गोली है और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनको बनारस में रेफर किया गया है। लेकिन आपको लगातार बता दें कि जहां अपराधियों का खौफ बढ़ रहा था कि अभी 2 दिन पहले लैलिया थाने की गाड़ी चोरी कर ली गई थी, उसके लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। कल बड़ी सफलता मिली है। 2 जो बदमाश हैं वो काफी गंभीर धाराओं में इनके पर मुकदमा वांछित है। इसको देखते हुए देर रात पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग को बदमाशों को गोली लगी। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपको तमाम जानकारी के लिए। बलरामपुर से अब खबर, जहां गोंडा रोड पर भीषण सड़क हादसा, गन्ना से लदी हुई ट्रॉली ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई है। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हादसे का शिकार हुए। एक ट्रक की केबिन दूसरे ट्रॉली के नीचे फंस गया। टक्कर से बलरामपुर रोड पर भीषण जाम लग गया। दोनों को बचाने के लिए 2 घंटे रेस्क्यू चला। बलरामपुर रोड के पंडरी कृपाल की पूरी घटना है। 2 ट्रकों के ओवरटेक करने से यह हादसा हुआ। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, आमने सामने से भिड़ंत हुई और ओवरटेक के चलते ये पूरी दुर्घटना हुई है और इसकी वजह से भीषण जाम भी लग गया। भीषण ये पूरा हादसा है। दोनों ही जो चालक हैं वो इसमें फंसे हैं और 2 घंटे करीब रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलरामपुर गोंडा रोड पर ये पूरा भीषण हादसा हुआ है। उस दौरान ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए भी पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही साथ स्थानीय लोगों की तरफ से भी मदद की गई। तो गोंडा से ये पूरी खबर है, जहां बलरामपुर गोंडा रोड पर यह हादसा, गन्ना से लदी ट्रॉली ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई है और किस तरीके से ये भिड़ंत हुई है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। भीषण ये भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से दोनों ही जो चालक हैं वो उसमें फंस गए। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कादिर हमारे साथ जुड़ गए। कादिर, क्या जानकारी, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या हालत उनकी? देखिए, बेहद ये सड़क हादसा जो हुआ है वो भीषण ही सड़क हादसा था और 2 लोग इसमें घायल हुए थे। वो जो है उनका इलाज चल रहा है, वो सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से ये ट्रक हादसा हुआ, 2 ट्रक ओवरटेक के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद में जो ड्राइवर था, एक ड्राइवर उसी में फंस गया था और तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, मौके पे एडिशनल एसपी, सीओ समेत कई थाने की फोर्स पहुंच गई। घंटों तक मशक्कत करते रहे और सावधानी पूर्वक इसको जो है कटर से कटिंग की गई। उसके बाद में, क्योंकि ये जो ड्राइवर था वो उसी में फंसा हुआ था अंदर पूरी तरीके से, तो बहुत ही सावधानी से इसको बाहर निकालकर इसकी जान जो है पुलिस ने बचाई। उसके बाद इसको एडमिट किया गया, जहां पे ये बिल्कुल सुरक्षित है। और जिस तरीके से लगातार जो है इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, गन्ना लदी ट्रालियां जो हैं वो निकल रही हैं और उस पर ना तो ग्रेडियम नंबर प्लेट लगा रहता है। और जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ठंडक बढ़ने से, कोहरे की वजह से जो घटनाएं हो रही हैं, और तो इसमें बेहद ही सावधानी की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए कादिर, इस घटना के बाद प्रशासन और कितना चौकन्ना रहता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया कादिर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गन्ना से लदी ट्रॉली ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हादसे का शिकार हो गए
और इसी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि ये दोनों ही सुरक्षित हैं, ये बताया जा रहा है। बलरामपुर गोंडा रोड पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। गन्ने से लदी हुई थी ये ट्रकें, और जो भीषण हादसे के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर ये भिड़ंत हुई है कि दो गाड़ियां समझ में नहीं आ रही हैं किस तरीके से ये पूरा चकनाचूर हुई हैं भिड़ंत की वजह से, क्योंकि सामने से ये टक्कर रही। तो देखिए कई चोटें भी आई हैं। फिलहाल उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो वहां पर इस मौके पर लोगों की बड़ी संख्या भी वहां पर जुट गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें तगड़ी नसीहत दी है। तो वहीं जेएनयू मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए वो आपको सुनवाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि 100 विधायक लेकर आए, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? श्री अखिलेश यादव जी इस समय गंभीर तनाव में हैं। बाबा रामदेव जी के यहाँ पर जाएं, कुछ दिन योग करें और यह जो तनाव की बीमारी है उससे मुक्ति पाएं। और उनके ऑफर को मैं पहले भी ठुकरा चुका हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। हम विचारधारा के लिए, समाज और देश की सेवा के लिए आए हैं। कोई पद प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर के नहीं आए हैं। और सपा स्वयं विघटन के कगार पर है, भगदड़ मची हुई है। वो भाजपा के किसी एक भी विधायक को तोड़ने का काम सोच रहे हैं, यह उनके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई से चल रही है और पूरे 5 साल चलेगी। और श्री अखिलेश यादव जी को न सत्ता अभी है, न उनके पास, न आने वाली। आखिरी सवाल रहेगा सर, जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे स्लोगन जेएनयू में लिखे गए हैं। जिन लोगों ने भी गंदगी पूर्ण शरारत की है उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो शिक्षण संस्थान है वहां पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग निंदनीय है, घोर निंदनीय है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जेएनयू में जो नारे लिखे हैं वो घोर निंदनीय है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राम त्रिपाठी के साथ हमारे साथ बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश। रामपुर दौरे पर रही पूर्व सांसद जया प्रदा ने आजम खान पर जमकर तंज कसा। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता फहीम खान से बातचीत करते हुए जया प्रदा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जनसभा स्थल पर मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद जयप्रदा जी, जो कि कमल खिलाने के लिए निकल चुकी हैं और कई दिन से रामपुर के अंदर डोर टू डोर जाकर दरवाजे दरवाजे अपील कर रही हैं कि इस बार कमल खिला दो, और कमल खिलाने के बाद एक ऐसे शख्स को सबक सिखा दो जिन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियां की हैं। अभद्र टिप्पणी तो देखिए, आज 2 दिन पहले भी हुई है। आदरणीय योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखा रामपुर के। इसका मतलब है कि लोग ने मन बना लिया और वो चाहते हैं कि विकास। अब बारंबार जो है वो चुनाव हो रहा है, ये तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि रामपुर के लिए ये सही नहीं है। वो ऐसे वरदान दिया है कि रामपुर को विकास के रूप में हम बदलने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस बार जनता ने मन बना लिया तो कमल के फूल खिले और रामपुर में ऐतिहासिक सक्सेस होगा। महिलाओं के बारे में अपमान करना, महिलाओं के बारे में अभद्र शब्द बोलना, ये उनके स्तर के जो नेता के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको सुधारना होगा। आजम आज रामपुर में 0 है, तो ये सही नहीं है। हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा और आगे भी अगर राजनीति करना होते हैं 6 साल की बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप भी मेरे साथ तारिका पूर्व सांसद जयप्रदा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रामपुर में इस बार कमल खिलेगा और कमल खिलने के बाद रामपुर की आवाज़ विधानसभा में और उसके बाद विकास की बयार बहेगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।